हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट की है इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, या फिर जो भी हम खुद से क्वेश्चन बनाएंगे उसकी एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम 2000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी एचपी में सीबीएसई इकोनॉमिक्स टीचर्स के लिए तैयारी कर रहा है, या सेट की तैयारी कर रहा है, या फिर नेट की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच रघुराम राजन ने दी है, अरविंद पनगड़िया ने, अमर्त्य कुमार सेन, या फिर राजकृष्णा ने। तो ये दी है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन मॉडल। तो ऑस्ट्रेलियन मॉडल के नाम से स्वान के मॉडल को जाना जाता है, क्योंकि स्वान एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ use scarce resources to produce valuable commodities and distributed them among different people। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर देखेंगे, एडम स्मिथ या मिल के द्वारा, केन्स या लेविस के द्वारा, मार्शल या लेविस, या फिर सैमुअल्सन या फिर नॉर्डन्स के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ये डेफिनेशन हमारी दी है पॉल सैमुअल्सन और विलियम नॉर्डन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है द करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज्ड डैश टेक्निक्स टू इवेलुएट वेलफेयर एट द एग्रीगेट लेवल। तो आपको पता है, हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हम ये पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। उसके बाद ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन है, माइक्रोडायनामिक मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो माइक्रोडायनामिक मेथड किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं फ्रिश ने। तो रेगनर फ्रिश ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। वो दो पार्ट कौन कौन से थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने माइक्रोडायनामिक मेथड और स्टैटिक मेथड में भी इकोनॉमिक्स को बताया है डिवाइड करके, कि स्टैटिक में किस तरह से इकोनॉमी में चीज़ें कांस्टेंट रहती है और डायनामिक में किस तरह से चेंज आता रहता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, मर्केंटालिस्ट एडवोकेटेड। तो मर्केंटालिस्ट किसके बारे में बात करते हैं? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी, इम्पोर्ट मोर एक्सपोर्ट लेस, फिर है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसका सही आंसर क्या है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की ये बात करते हैं। मर्केंटालिस्ट कहते हैं कि ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए और जितना हो सके एक्सपोर्ट ज़्यादा करो और इम्पोर्ट कम करो, इसीलिए जो है ट्रेड फेवरेबल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एडम स्मिथ पब्लिश्ड हिज बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी याद रखना है। तो ये कब पब्लिश की गई थी? तो 1776 में ये बुक पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय मर्केंटालिस्ट। तो मर्केंटालिस्ट आपको पता है किसके बारे में बात करते हैं? ये ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि व्यापार को एक देश के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए, ज़्यादा एक्सपोर्ट और कम इंपोर्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे, मर्केंटालिस्ट्स बिलीव दैट स्टेट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू प्रमोट।
तो स्टेट इंटरवेंशन किसके लिए ज़रूरी है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, या एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, या फिर रेगुलेट द इकोनॉमी। ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए ज़रूरी मानते थे कि स्टेट के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर, ताकि इम्पोर्ट कम हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। केन्स हु वाज एक्लेम्ड इज़ द फर्स्ट ऑफ द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो केन्स देखिए किस अर्थशास्त्री से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? माल्थस से, रिकार्डो से, कार्ल मार्क्स से, या फिर एडम स्मिथ से। तो केन्स जो है रॉबर्ट माल्थस के विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ वाज एडवोकेटेड बाय। तो बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है? जिसमें इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है, उसे बैलेंस्ड ग्रोथ कहा जाता है। ये देखिए किसने, रैगनर नक्से द्वारा बैलेंस्ड ऑफ ग्रोथ की बात की गई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी पॉइंटेड आउट दैट वी कैन नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड रेवेन्यू, या फिर इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट। तो गांधी जी एथिक्स की बात करते थे, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन का आइडिया सबसे पहले दिया था जॉन एफ मुथ ने। किसने दिया था? जॉन एफ मुथ ने। उसके बाद लुकास और सार्जेंट ने इसको जो है आगे डेवलप किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, असर्शन दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक अफेयर्स इन लार्ज। फिर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, रीज़न इसका दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द माइनर इकोनॉमिक इश्यूज़। तो ऑप्शन, ये रीज़न तो हमारा गलत होगा, ये माइनर इकोनॉमिक इश्यूज़ को नहीं करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा इकोनॉमिक अफेयर को लार्ज तरीके से ये इसके बारे में स्टडी करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, असर्शन ए हमारा सही होगा और आर गलत होगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन दिया हुआ है इन इकोनॉमिक प्रोपोजिशंस द एंड्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि एंड्स यानी कि हमारी वांट्स या इच्छाएं या डिज़ायर कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। हम बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं। इसका रीज़न ये बिल्कुल सही है, एंड्स जो है अनलिमिटेड होती है। फिर रीज़न इसका दिया हुआ है द मीन्स टू अचीव दोज एंड्स आर लिमिटेड। बट जो मीन्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं। इन एंड्स को अचीव करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो रीज़न आर भी हमारा सही है, मगर रीज़न आर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो दोनों सही हैं बट आर ए की ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें देखिए सही आंसर हमारा होगा लास्ट देखें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ अ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट इन द फॉलोइंग। इसमें देखना है कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कौन है? मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन या फिर सभी। तो ये सभी किस में आते हैं? कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट में आते हैं। जब हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कैम्ब्रिज थ्योरी भी जिसमें आती है, ट्रांजैक्शन थ्योरी, तो उसमें तीनों अर्थशास्त्रियों की जो है हम
मनी से रिलेटेड थ्योरियाँ पढ़ते हैं। तो मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन सब कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अकर्स एट। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ पर होता है? इंटरसेक्शन ऑफ फिजिबल कंसंट्रेट्स विद द एक्सिस। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कंसंट्रेट्स। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। नेक्स्ट है इन द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल स्पेस। तो इसका सही आंसर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें देखना फर्स्ट सेक्शन जहाँ पर फिजिबल कंसंट्रेट्स जो है एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर जहाँ पर सभी कंसंट्रेट इंटरसेक्ट करते हैं। तो 1 और 2 इसका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 19 क्वेश्चन, एन एक्सोजीनियस वेरिएबल इन वन हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड डैश द मॉडल। एक्सोजीनियस है तो इसकी वैल्यू जो है मॉडल के बाहर डिसाइड होती है, आउटसाइड ऑफ द मॉडल यहाँ पर आएगा हमारा आउटसाइड। अगर मॉडल के अंदर होगी तो एंडोजीनियस अगर होगा तो मॉडल के अंदर ही वैल्यू निर्धारित होगी, तो यहाँ पर इनसाइड आएगा, तो इसका आंसर रहेगा आउटसाइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर यूज्ड बाय अ रिस्क एवर्स पर्सन टू मिनिमाइज रिस्क। रिस्क एवर्स पर्सन क्या होता है? जो रिस्क को पसंद नहीं करता है और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर है इंश्योरेंस ऑफ रिस्क इवेंट, फिर है टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, फिर है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्क इवेंट्स। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है डाइवर्सिफिकेशन करेगा वो रिसोर्सेज के, बिल्कुल सही है। फिर है इंश्योरेंस भी करेगा, फिर है वैल्यू, ये लास्ट ऑप्शन वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क इवेंट्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसमें नहीं आएगा, ए, बी और डी। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ए, बी और डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।